कैसे हो सभी। एकदम बढ़िया। कैसे चल रही है तैयारी? कल हमने देखा था लाइव स्टॉक क्या होता है, ब्रॉड सेंस लाइव स्टॉक, नैरो सेंस लाइव स्टॉक, और उसके साथ में एनिमल का वर्गीकरण देखा था। उसी वर्गीकरण को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम देने की क्या आवश्यकता है? वैज्ञानिक नाम देना पशुओं को बहुत जरूरी होता है। ये एक वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है, जो पूरे विश्व में किसी एनिमल का एक ही नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ के कोई भी साइंटिस्ट अमेरिका जाते हैं, तो गाय पर यदि रिसर्च करनी है तो वहां पर गाय जाके नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे बोस इंडिकस या बोस टोरस गाय। तो इसका कारण क्या है? इससे क्या अध्ययन आसान हो जाता है, रिसर्च में काफी ज्यादा मदद मिलती है, और वैज्ञानिकों को कोई एनिमल को लेकर कंफ्यूजन होता नाम में, वो दूर हो जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में उस एनिमल को एक ही नाम से जान रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है। जैसे हमारे यहाँ पे जो गाय होती है उसको गाय बोलते हैं, अमेरिका में उसको कौ बोलते हैं, चाइना में और कुछ बोलते होंगे, फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग देशों में अलग अलग बोलते हैं। लेकिन गाय का साइंटिफिक नेम एक ही है। यदि कुब्बड़ वाली गाय है तो बोस इंडिकस इस नाम से पूरे विश्व में जानी जाएगी, और कुब्बड़ नहीं है तो उसको बोस टोरस कहेंगे। तो ये वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एनिमल को पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, ताकि अध्ययन आसान हो जाए, रिसर्च वर्क आसान हो जाए, किसी भी काम को वैज्ञानिकों को आपस में जो बात करनी हो वो भी आसान हो जाए, और एनिमल उसको वैज्ञानिकों को कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक नाम देखेंगे, और वैज्ञानिक नाम के साथ हम क्रोमोसोम नंबर भी देखेंगे इसी टेबल में। वैज्ञानिक नाम, कौन से एनिमल का क्या वैज्ञानिक नाम है, और उनमें क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर लिखेंगे हम। क्रोमोसोम के नंबर है ना, ये 2 1 में लिखेंगे ना। 2 1 में कितने होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे गाय की। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय दो तरह की होती है, एक तो होती है कुब्बड़ वाली, जिसमें कुब्बड़ होती है, इसको हम्प्ड केटल भी कहते हैं, हम्प्ड, या फिर हमें चेबू केटल भी कहते हैं, चेबू केटल, या इसी को कह देते हैं देसी गाय या स्वदेशी। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जीनस इसका है बोस, और जाति है इसकी इंडिकस। तो वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता वंश, जो हमने कल क्लास में पढ़ा था, ये वंश का नाम है, और ये इसकी जाति है। और वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। और दूसरा, वैज्ञानिक नाम का जो दूसरा अक्षर होता है ना, उसमें जो पहला लेटर है उसको स्मॉल लिखते हैं, और पहले अक्षर के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये वैज्ञानिक नाम है। ये भारतीय गाय है। ठीक है, इसको हम्प्ड केटल भी कहते हैं, कुब्बड़ वाली, जेबू केटल, देसी गाय या स्वदेशी गाय। गाय में दूसरी गाय होती है जो हम्पलेस केटल। हम्पलेस केटल का मतलब क्या होता है? जिसमें कुब्बड़ नहीं हो, कुब्बड़ नहीं होती इसमें, है ना। इस गाय को क्या कहेंगे? बोस टोरस, बोस टोरस। अंडरलाइन कर दो वैज्ञानिक नाम के नीचे। और इन दोनों में क्रोमोसोम के नंबर 2 1 में कितने होते हैं? 60 क्रोमोसोम होते हैं, 60 क्रोमोसोम। अब आपको एग्जामिनर ऐसे बोल दे बोस टोरस गाय में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है, बोस इंडिकस में भी 60 होते हैं। दूसरा, बकरी, बकरी को गोट कहते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है केप्रा, केप्रा हिरकस। इसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 60 होंगे।
तीसरा पॉइंट शिप ले लेते हैं। पेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस, ये तो हो गया इसका जीनस, और एरीज, ये इसकी जाति हो गई, ओविस एरीज हो गया। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 54। क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखने हैं वैज्ञानिक नाम के साथ। ओविस एरीज, कोट का हो गया केप्रा हिरकस। 60 क्रोमोसोम गाय में और बकरी में क्रोमोसोम नंबर 60 होते हैं। अब हम बात करते हैं याक। याक पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, मिल्क और मीट के लिए रखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस फ्रोंटा, बोस ग्रोनिन्स है इसका वैज्ञानिक नाम। क्या होता है? बोस ग्रोनिन्स, बोस ग्रोनिन्स होता है। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 60 होंगे गाय में और बकरी में, और याक में क्रोमोसोम नंबर 60 होते हैं, बोस ग्रोनिन्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस ग्रोनिन्स। जो नाम को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सब वैज्ञानिक नाम है। मिथुन, मिथुन है इसका साइंटिफिक नेम, बोस फ्रोंटालिस। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 58 नंबर क्रोमोसोम होते हैं इसमें। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 58। मिथुन हो गया। इनके सबके वैज्ञानिक नाम आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, इसको बार बार पढ़ना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा बफेलो का। जो भैंस होती है, भैंस का क्रोमोसोम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैंस में एक होती है रिवर बफेलो और एक होती है स्वाम बफेलो। दोनों के क्रोमोसोम नंबर अलग है। दोनों के क्रोमोसोम नंबर अलग होने के कारण यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब रिवर बफेलो है, रिवर बफेलो, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। और एक होती है अपने स्वाम्प बफेलो, स्वाम्प बफेलो। स्वाम्प बफेलो को क्या बोलते हैं? दलदली भैंस, हिंदी में दलदली भैंस, ये भी लिखा सकता है दलदली भैंस या स्वाम्प बफेलो। इसमें इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूबेलस, ब्यूबेलस केराबेंसिस, केराबेंसिस। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू हुई, सभी ध्यान से सुनना, दिमाग को खोलकर, ताकि आपका क्वेश्चन नेगेटिव नहीं हो। और क्वेश्चन कैसे बनेगा वैज्ञानिक नाम से? सीधा वैज्ञानिक नाम पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्वाम बफेलो का क्या है और वाटर बफेलो का क्या है। इसको वाटर बफेलो भी कहते हैं, वाटर बफेलो। रिवर बफेलो कह दो या वाटर बफेलो कह दो, इसका ब्यूबेलस ब्यूबेलिस हो जाएगा। स्वाम्प, स्वाम्प बफेलो दलदली बेस, ब्यूबेलस केराबेंसिस हो गया। ठीक है, वैज्ञानिक नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इनके क्रोमोसोम नंबर में काफी ज्यादा अंतर है। जो रिवर बफेलो है उसमें 50 क्रोमोसोम है, और जो स्वाम्प बफेलो है इसमें 48 क्रोमोसोम है। अब यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जामिनर आपको बोलेगा ब्यूबेलस केराबेंसिस में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो 48। पहले बात तो आपको ये साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए कि ये स्वाम्प बफेलो का है, और ये रिवर बफेलो का साइंटिफिक नाम ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। यहाँ पे जीनस तो सेम है दोनों का, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, यहाँ पे ब्यूबेलिस आ जाएगा और यहाँ पे केराबेंसिस है। तो ये आपको ध्यान रखना, 48 क्रोमोसोम नंबर किसमें होंगे? स्वाम्प बफेलो में। इसी तरह अब गाय में देखो, बोस इंडिकस और बोस टोरस अलग अलग है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर 60-60 है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जामिनर आपको यही देगा, दलदली बेस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। वो पहला ऑप्शन 50 दे देगा, फिर आपको 60 दे देगा, 54 दे देगा, फिर 48 देगा। तो सही आंसर 48 नंबर क्रोमोसोम होंगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखूंगा
ताकि आपको पता लगे कि क्रोमोसोम नंबर और जो वैज्ञानिक नाम होता है उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दलदली भैंस के क्रोमोसोम 21 में कितने होते हैं? में कितने होते हैं? पहला ऑप्शन दे देगा वो 60, दूसरा दे देगा आपको 50, तीसरा दे देगा 48 और चौथा दे देगा 54। क्या आंसर जाएगा? 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 50 तो है रिवर बफेलो के, जो वाटर बफेलो है ना, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, इसके 50 है। और दलदली बेस दे रहा आपको, दलदली बेस, इसके क्रोमोसोम नंबर 48 है। ये कंफ्यूजन हो सकता है, यही आपको देगा। अब जैसे केप्रा हिरकस है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 60। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओविजेरिस में 54, बोस ग्रोनिन्स में 60, इसको याद करते हैं। बोस फ्रंटालिस 58 नंबर क्रोमोसोम होते हैं इसमें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। नोट कर लिया यहाँ तक? समझ में आ गया आपको कि क्रोमोसोम नंबर और वैज्ञानिक नाम, ये देखकर आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। और वाटर बफेलो के क्रोमोसोम नंबर अलग है, स्वाम्प बफेलो के क्रोमोसोम नंबर अलग है, और दोनों का साइंटिफिक नेम अलग है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसी तरह हम कैमल की बात करते हैं, ऊंट की, यानी कैमल। कैमल में क्या होता है? एक तो होता है सिंगल हम्प्ड कैमल, यानी एक कुबड़ होती है, और एक ऊंट अपने लद्दाख रीजन में पाया जाता है, उसमें दो कुबड़ होते हैं, यानी डबल हम्प्ड कैमल। दोनों के साइंटिफिक नेम अलग है। यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम कैमल है, जिसमें एक कुबड़ पाई जाती है, एक कुबड़, यानी सिंगल हम्प्ड कैमल। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अंडरलाइन कर दो नाम को। और एक होता है डबल हम्प्ड, यानी दो कुबड़ पाई जाती हो, दो कुबड़। अपने राजस्थान में एक ही कुबड़ पाई जाती है, बीच में होती है, और जो लद्दाख रीजन में वहां पे दो कुबड़ पाई जाती है। ऐसे आपको ऐसे पीठ पर दो कुबड़ दिखेगी अलग अलग, ऐसे। तो ये डबल हम्प्ड है, डबल हम्प्ड कैमल। इसका साइंटिफिक नेम, जीनस तो सेम ही है, कैमेलस बैक्टीरियंस, कैमेलस बैक्टीरियंस। अब याद रखने का क्या तरीका रहेगा? दो, दो को क्या बोलते हैं? बाई। दो को हम क्या बोलते हैं? जैसे बाई, ट्राई, है ना, बाई बोलेंगे। तो यहाँ से बैक्टीरियंस याद रख लेना। जिसमें डबल हम्प्ड होती है वो बैक्टीरियंस, और सिंगल हम्प होती है वो ड्रोमेडेरियस, है ना। दो हम्प्ड है, डबल हम्प्ड आ जाए ना, डबल, इसको बाई बोलते हैं, इसलिए बी। दोनों को याद रखने का तरीका, बैक्टीरियंस बोले या ड्रोमेडेरियस। तो आप क्या करोगे, जो डबल है उसको बैक्टीरियंस बोल देना। दोनों में क्रोमोसोम नंबर 21 में कितने होंगे? सेम ही होंगे, 74 और 74। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई अंतर नहीं है, केवल क्रोमोसोम नंबर में बफेलो में अंतर रहता है। उसमें 50 और 48 है, 50 रिवर बफेलो का और 48 स्वाम बफेलो का। इसमें 74 यहाँ पे केवल नाम का अंतर है, केमेलस ड्रोमेडेरियस और केमेलस बैक्टीरियंस। एक दो बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। अब हम हॉर्स की बात करते हैं। हॉर्स, घोड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस, इक्वस केबेलस। ये घोड़े का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम। घोड़े में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 64। ठीक है। और साथ में हम गधे की बात करते हैं, डंकी की, डंकी यानी गधा। इसके क्रोम इसका जो वैज्ञानिक नाम है
इक्वस एसिनस, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर घोड़े से 2 कम कर दो, 62 हो गया। अब घोड़े का और गधे का क्रॉस कराने पे क्या मिलता है? खच्चर मिलता है। जैसे मेयर, मेयर यहाँ से तो मेयर ले लो और यहाँ पे मेल डंकी ले लो तो म्यूल बनता है। वो अब यहाँ पे क्रोमोसोम म्यूल, म्यूल क्या होता है? स्टेराइल, यानी प्रजनन नहीं कर सकता। उसके पीछे का कारण यही है क्रोमोसोम नंबर। यहाँ से 64 है, 64 का आधा कितना होता है? 31, 32 होंगे और यहाँ से 31 होंगे, दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। इसलिए ये क्या हो जाएगा? बांझ हो जाएगा। कौन? म्यूल। म्यूल बांझ होने का कारण ये 63 क्रोमोसोम नंबर है, क्योंकि इसका अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता फिर। इसलिए ये जो म्यूल होता है ना, वो क्या होगा? बांझ हो जाता है, क्योंकि ये 32 क्रोमोसोम नंबर तो यहाँ से आएंगे आधा पेयर, और 31 यहाँ से आएंगे गधे से, दोनों मिलके 63 बनाते, इसलिए वो बांझ हो जाता है। ठीक है, समझाने के लिए है, क्योंकि आगे प्रजनन नहीं कर सकता है। घोड़े का हो गया। अब हम डॉग की बात करते हैं। डॉग, इसका साइंटिफिक नेम होता है कैनिस फेमिलियरियस। कैनिस फेमिलियरिस। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 78। मैमल्स में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर इसी में ही है, 78। और यहाँ पर चिकन है, चिकन है यानी मुर्गी, पोल्ट्री में इसका साइंटिफिक नेम है गेलस, गेलस, गेलस। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? 78। 78 क्रोमोसोम नंबर होते हैं पोल्ट्री में। और केट में कितने होंगे? केट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बिल्ली का? हेलिस केटस। देखो इसका याद रखना आसान है, हेलिस केटस। डॉग को क्या बोलते हैं? केनाइन, तो केनिस फेमिलेरियस, इसका फेलिस केटस हो जाएगा। और क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 38। और 38 ही क्रोमोसोम नंबर किसके होंगे? केट के। और पिग के भी 38 ही होते हैं, तो इन दोनों को मैं पास पास लिख देता हूँ। पिग, पिग यानी सुअर। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सस डोमेस्टिकस। ये क्या है? पिग का साइंटिफिक नेम है, सस डोमेस्टिकस। इसमें भी 38 क्रोमोसोम नंबर और इसमें भी 38 क्रोमोसोम नंबर। ये सुअर में भी 38 क्रोमोसोम नंबर हो गए। अब हम बात करेंगे रेबिट की। रेबिट के क्रोमोसोम नंबर, साइंटिफिक नेम देख लो। रेबिट का साइंटिफिक नेम होता है ओरिक्टोलेगस, ओरिक्टोलेगस कैनिक्यूलस। और रेबिट में क्रोमोसोम नंबर 44 होंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर और वैज्ञानिक नाम हो गया। अब आपके क्वेश्चन यही बनेगा, या तो आपको सीधा पूछ लेगा घोड़े में क्रोमोसोम नंबर कितना है, गधे में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, कुत्ते में और मुर्गी में पूछ सकता है तो दोनों के 78 78, कैट में, पिग में 38 38, रेबिट में 44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैमल का 74 74। और कैमल दो तरह का होता है, एक तो सिंगल कुबड़ वाला, और ये डबल हम्प्ड कैमल यानी दो कुबड़ वाला। कैमेलस, ड्रोमेडेरियस और बैक्टीरियंस। 74 74 क्रोमोसोम नंबर होंगे इसका। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे रूमिनेंट, सूडो रूमिनेंट और मोनोगैस्ट्रिक एनिमल क्या होते हैं। सबसे पहले रूमिनेंट को हमने पढ़ा था, पेक्वारा में रखते हैं इसका ऑर्डर। और रूमिनेंट होने की एक ही शर्त है, 4 पेट होने चाहिए शुरू में, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। साथ में ये पशु जुगाली भी करता है, और ऊंट सूडो रूमिनेंट में आता है, फिर भी वो भी जुगाली करता है। क्योंकि जिन पशुओं के पास रूमन होता है और जो चारा खाता है, तो चारे को बिना चबाए निगल जाता है पहली बार, फिर उसका रूमन और रेटिकुलम में फर्मेंटेशन होता है, वो चारा फिर वापिस आता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रूमिनेशन यानी जुगाली।
तो जुगाली रूमिनेंट करते हैं और स्यूडो रूमिनेंट भी जुगाली करते हैं, क्योंकि ये भोजन को एक बार सीधा निगलते हैं, फिर इसका फर्मेंटेशन करते हैं, फिर ये वापस रिगर्जिटेट कर कर फिर वापस जुगाली करते हैं और वापस निकलते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। इनकी केमिस्ट्री अलग होती है बाकी जानवरों से। बाकी जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है, वो एक बार भोजन को चबाकर निगल लेते हैं, उसके बाद में वापस चबाने के लिए बाहर नहीं निकालते हैं। और इन पशुओं में रुमन और रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता, जो मोनोगैस्ट्रिक होते हैं। रुमन और रेटिकुलम रूमिनेंट में और सूडो रूमिनेंट, दो ही तरह के जानवर होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। तो हम देखते हैं इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले रूमिनेंट। रूमिनेंट्स मतलब इनकी शर्त है 4 पेट होना जरूरी है। और सूडो रूमिनेंट, इसमें क्या होता है, 3 पेट होंगे, एक पेट नहीं होता, इसलिए ये आभासी है। रूमिनेंट नहीं है लेकिन रूमिनेंट की तरह दिखता है, इसलिए इसको आभासी कह दिया हमने। और एक होता है मोनोगैस्ट्रिक एनिमल। मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में एक ही पेट होता है, शुरू में एक ही पेट होता है, इसमें किसी तरह के पेट में भाग नहीं बने होते। रूमिनेंट में 4 भाग होंगे और सूडो रूमिनेंट में 3 भाग होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जुगाली करते हैं क्या। इनमें से कौन कौन सा एनिमल जुगाली करता है। जुगाली मीन्स रूमिनेशन। रूमिनेशन, रूमिनेंट जुगाली करते हैं, करेंगे क्योंकि इनके पास रोमन है। रोमन ऊंट के पास भी होता है, रोमन और रेटिकुलम, ये भी जुगाली करेगा। और मोनोगैस्ट्रिक एनिमल एनिमल के पास एक ही पेट होता है, तो ये जुगाली नहीं करते हैं। ये एक ही बार में भोजन को पचाते हैं और उसकी इसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा, यहाँ पर एंजाइम से होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले फर्मेंटेशन होगा, फिर एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। फर्मेंटेशन कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव करेंगे। फर्मेंटेशन यानी जो अब चारा खाएंगे उसमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए सूक्ष्म जीव चाहिए। सूक्ष्म जीव माइक्रोफ्लोरा, जिसमें फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये मिलकर भोजन जो सेल्यूलोज होता है चारे में उसको तोड़ते हैं और उसको पचाते हैं। इसलिए इनमें फर्मेंटेशन पहले होता है। फिर बाद में एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा एबोमेजम में, उसको ट्रू स्टोमक। जिस पेट में एंजाइम से फर्मेंटेशन होता है उसको हम ट्रू यानी वास्तविक स्टोमक कहेंगे। ठीक है, वास्तविक स्टोमक कैसे कहेंगे, जिसमें एंजाइम से डाइजेशन होता है उसको वास्तविक स्टोमक कहते हैं। अब इनमें क्या होगा, पेट के भाग, रूमिनेंट की बात करते हैं, 4 भाग होंगे। कौन कौन से होंगे, सबसे पहला और सबसे बड़ा रोमन। रोमन सबसे बड़ा भी होता है और सबसे पहले चारे को एनिमल निकलेगा, रोमन के अंदर ही जाएगा सीधा, और यहाँ पे फर्मेंटेशन चालू हो जाएगा। सूक्ष्म जीव से फर्मेंटेशन चालू हो जाता है यहाँ पे, जैसे चारे को निकला तो ये सबसे बड़ा होता है। लगभग 80% होता है इन चारों का, 80% हो गया। रेटिकुलम, रेटिकुलम सबसे छोटा होता है चारों में से। ठीक है, यह सबसे बड़ा और ये दूसरे नंबर का सबसे छोटा हो गया। ये जो अपना मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब, उसकी तरह होता है। अब कोई पशु जैसे चारे में कोई जैसे नेल खा गया या कील खा गया, कोई तार खा गया, वो यहीं आकर फंसता है और यहाँ से पेनिट्रेट होके टीआरपी के केस बनाता है, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस या पेरिकार्डाइटिस। तो जैसे ही पशु चारा खाएगा, रूमन बहुत बड़ा होता है तो इसमें ये नहीं चुभता है, ये सीधा रेटिकुलम में आके फंसता है, क्योंकि ये हनीकॉम्ब की तरह होता है, छोटे छोटे खांचे बने होते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे आके फंसेगा कोई भी तार खा गया तो। फिर है ओमेजम और फिर है एबोमेजम। ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले रूमन और दूसरे नंबर पर बड़ा एबोमेजम होता है, और ओमेजम 7 से 8% होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा, रूमन, और सबसे छोटा रेटिकुलम। दूसरे नंबर का बड़ा कौन सा होता है, एबोमेजम, क्योंकि ये 80% है, ये 8% है, याद रह जाएगा। परसेंट कोई नहीं पूछेगा, एक आइडिया होना चाहिए कि रोमन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, रोमन, सबसे छोटा रेटिकुलम। रेटिकुलम में कोई भी तार या कोई भी ऐसी चीज खा गया पशु नुकीली,
वो यहीं आके फंसेगी। ओमेजम याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ऊंट में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 3 स्टोमक होंगे। और ये एबोमेजम क्या हो जाएगा, वास्तविक यानी ट्रू स्टोमक। ट्रू स्टोमक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भोजन का पाचन किससे होगा, एंजाइम से। जहां पे एंजाइम से पाचन होगा उसको हम वास्तविक स्टोमक कहते हैं। इसमें रूमिनेंट में वास्तविक स्टोमक पूछे तो एबोमेजम है, और फर्मेंटेशन रूमन और रेटिकुलम ओमेजम, इन तीनों में होता है, मेनली रूमन में होता है। ठीक है, और ये इसका वास्तविक स्टोमक है, एंजाइम से पाचन होगा। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें 3 होगा, रूमन होगा, इसमें रेटिकुलम भी होगा। ठीक है, रोमन भी होगा, रेटिकुलम भी होगा, लेकिन ओमेजम नहीं होता है। जो तीसरा वाला पेट होता है वो इसमें नहीं होता है, और एबोमेजम भी होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर केवल एक ही पेट होगा, सिंगल स्टोमक एनिमल। यहाँ पर एक ही पेट होता है, सिंगल स्टोमक। अब जो अपने वैज्ञानिकों की भाषा में, वेटनरी की भाषा में, 2 से ज्यादा पेट हो, 2 से ज्यादा हो तो उसको पोली कहते हैं। तो ये इसमें कितने, 4 पेट, और इसमें कितने हैं, 3 पेट। पेट की संख्या कितनी है, इसमें 3 पेट है। जिसमें 2 से ज्यादा पेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल। तो ये लो, रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट क्या है, पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल, यानी पेट के 2 से ज्यादा भाग है। और इसको मोनोगैस्ट्रिक क्यों कहा, एक को हम वैज्ञानिकों की भाषा में, साइंटिस्ट की भाषा में क्या कहते हैं डॉक्टर लोग, मोनो, एक को मोनो कहते हैं। तो ये मोनोगैस्ट्रिक हो गया, ये लो, ये मोनोगैस्ट्रिक हो गया, और ये पॉलीगैस्ट्रिक हो गया। अब रूमिनेंट के एग्जांपल आप लिख लो। एग्जांपल रूमिनेंट के क्या है, गाय, भैंस, जिसमें भी 4 पेट हो, भेड़ और बकरी। बकरी के बाद में मिथुन और याक, मिथुन है, याक हो गया, अपनी नीलगाय हो गई, नीलगाय, ये सब रूमिनेंट है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये तो बहुत कॉमन है, आप सब जानते हो, इनमें 4 पेट होंगे। लेकिन मिथुन और याक और नीलगाय में भी 4 पेट होते हैं। इसके बाद सूडो रूमिनेंट की बात करते हैं। इसके एग्जांपल है ऊंट यानी केमल, फिर है लामा और एल्पेका। ये विदेशों में पाया जाता है, अपने यहाँ पे नहीं होता। लेकिन यदि एग्जाम्पल आ जाए आपके एग्जाम में, ऊंट, लामा और बकरी, और उधर कुत्ता दे दे कि इसमें कौन रूमिनेंट है, तो बकरी हो जाएगी। ठीक है, लामा, एल्पेका। अब मोनोगैस्ट्रिक एनिमल के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, एक तो इसमें घोड़ा आ गया, हॉर्स, एक आ गया खरगोश यानी रेबिट आ गया, और हाथी भी इसी में ही आता है, एलिफेंट। फिर आ गया आपके सुअर, सुअर भी मोनोगैस्ट्रिक है। सुअर आ गया, डॉग आ गया, कैट आ गई, और खुद ह्यूमन भी इसी में आते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि हॉर्स, खरगोश और हाथी, सुअर, डॉग, कैट, ये सब मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है। लेकिन हॉर्स क्या खाएगा, हॉर्स भी घास खाता है, सुअर घास खाता है, और हाथी भी घास खाता है, फिर भी ये मोनोगैस्ट्रिक है। तो यहाँ पर एक लोचा हो जाता है, क्योंकि ये भी घास खा रहे, तो इनमें फर्मेंटेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो ये एनिमल क्या कह रहे हैं, घास खा रहे लेकिन पेट एक ही है। तो पहले एंजाइम से पाचन होगा, तो चारे का पाचन कैसे हो इनमें, तो चारे का पाचन इनमें क्या हो जाएगा, हैंड गट में, यानी आंत के अंतिम हिस्सों में, बड़ी आंत में फर्मेंटेशन होता है। इसलिए इनको हैंड गट फर्मेंटर कहते हैं। किसको, हॉर्स, खरगोश और हाथी, ये तीनों हैंड गट फर्मेंटर है। और ये फोर गट फर्मेंटर है, रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट फोर गट फर्मेंटर, यानी आंतों से पहले इसका ये फर्मेंटेशन चालू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, ये क्या है, फोर गट फर्मेंटर। कौन कौन है, रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट यहाँ तक। और जो अपने ये
हॉर्स है, खरगोश है और हाथी। ये तीनों क्या है? ये तीनों हैंड गट फर्मेंटर है ना, हैंड गट फर्मेंटर। हैंड गट फर्मेंटर हो गई और ये फोर गट फर्मेंटर है। यानी आंख से पहले फर्मेंटेशन हो रहा हो रूमन और रेटिकुलम में तो वो तो फोर गट फर्मेंटर है। तो रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट को फोर गट फर्मेंटर बोलते हैं। इसी तरह मोनोगेस्ट्रिक एनिमल पेट एक ही है और वो ट्रू स्टोमक है, एंजाइम से पाचन होता है। लेकिन घोड़ा और खरगोश और हाथी क्या खाता है? घास। अब इनको एंजाइम से तो पाचन होगा नहीं, सेलुलोज का, फर्मेंटेशन की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे रूमन तो है नहीं, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन कहाँ होगा? बड़ी आंत में, सीकम, कोलन और रेक्टम से फिर बाहर निकल जाता है। सीकम और कोलन में होता है। जैसे खरगोश में सीकम में होगा तो ये सीकोट्रोपी होगी, हॉर्स में सिकम और कोलन में होता है और एलिफेंट में कोलन में होता है, कोलन में फर्मेंटेशन होगा। तो फोर गट फर्मेंटर और हैंड गट फर्मेंटर आपको ध्यान रखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया? अब हम बात करेंगे रूमिनेंट में कैसे भोजन का प्रवाह होता है, कैसे फर्मेंटेशन होता है, रूमिनेंट एनिमल कैसे जुगाली करता है और जुगाली किया हुआ भोजन वापस कैसे ओमेजम और एबोमेजम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इस पूरे जो फ्लो है ना, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही अच्छा डायग्राम, इसमें आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, कौन सा बड़ा स्टोमक है, कौन सा छोटा स्टोमक है। यह है रूमन, बहुत बड़ा होता है रूमन। ये रूमन हो गया, ये रेटिकुलम हो गया और रेटिकुलम के पास में ये ओमेजम, ओमेजम और ये आपके एबोमेजम हो गया। ओमेजम के पास में ये एबोमेजम और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको मैं एक भाग दे दूं, भाग नंबर फर्स्ट, इसको मैं रूमन कहूंगा। ये रोमन हो गया, बहुत बड़ा होता है ये, लगभग 80% होता है। ये है इसका रेटिकुलम, 2 नंबर कंपार्टमेंट, इसको हम रेटिकुलम कहते हैं। ये हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी की छत्ते की तरह होता है रेटिकुलम। और ये तीसरा है ओमेजम, ये हो गया ओमेजम। और ये 4 नंबर क्या है? एबोमेजम, इसको हम कहेंगे एबोमेजम। भोजन का प्रवाह 1, 2, 3 और 4 में जाएगा। ठीक है, रोमन से होते हुए रेटिकुलम, फिर वापस माउथ, फिर ओमेजम और एबोमेजम में। तो बात करेंगे रोमन, फिर रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम में भोजन का प्रवाह होता है। अब पशु जैसे ही भोजन करता है, चारा खाता है, मुंह मुंह में बिना चबाए सीधा निगल जाता है। तो ये चारा बिना चबाए सीधा निकला और रुमन में आ गया। रुमन में क्या शुरू हो गया? यहाँ पे सूक्ष्म जीव है, तो आते ही फर्मेंटेशन शुरू हो गया चारे का। तो यहाँ पे क्या हो गया? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। इसको हिंदी में हम कहेंगे किण्वन, है ना? किण्वन हो गया सूक्ष्म जीवों से। किससे होता है ये? सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ पे अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव होते हैं। चारे में क्या होगा? सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज एंजाइम से नहीं पचता है, इसको पचाने के लिए सूक्ष्म जीव चाहिए और बहुत सारी मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म जीव में आ जाएगी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। और जो फर्मेंटेशन होता है वो चारे का होता है, क्योंकि सेल्यूलोज होता है चारे में और उसका पाचन केवल सूक्ष्म जीव ही कर सकते हैं, एंजाइम नहीं कर सकता उसका पाचन। इसलिए ये यहाँ पे किण्वन शुरू हो गया और ये वापस किण्वन होते होते ये किस में आ गया? रेटिकुलम में। रेटिकुलम में घूमता घूमता ये वापस मुंह में चला गया और यहाँ पे क्या हो गई? जुगाली। वापस पशु क्या इस चारे को वापस बारीक बारीक चबाएगा, पहले बिना चबाए निकलता है,
फिर फर्मेंटेशन होता है और इस चीज को वापिस निकालता है और जुगाली करता है। जुगाली करने के बाद भोजन और छोटे छोटे महीन कणों में टूट गया। मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये सीधा ओमेजम में आ जाते हैं, फिर वापस रोमन और रेटिकुलम में नहीं जाते हैं। एक बार ये जो मुंह में जुगाली किया पशु, ये वापस छोटे 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 टुकड़ों में टूटता टूटता ये ओमेजम में आ गया, और ओमेजम से ये ट्रू स्टोमक है। यहाँ पर ट्रू स्टोमक है। फिर यहाँ पे क्या मौजूद है, एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, इसको पचा देगा। पचाने के बाद ये फिर मोनोगेस्ट्रिक की तरह ही हो गया, है ना। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, और जो पेप्टाइड जो एंजाइम होते हैं ना, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब यहाँ पे रहेंगे, और ये इसको पचाकर यहाँ पे छोटी आंत में चले जाएंगे, ये छोटी आंत, और यहाँ से छोटी आंत में क्या हो जाएंगे, अवशोषित। जो एनिमल सबसे पहली बार भोजन को निगलता है उसको हम कहेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। तो ये पहली बार बिना चबाए भोजन निकला, इसको हम बोलेंगे बोलस। बोलस हो गया। और ये वापस रोमन और रेटिकुलम में आया। रेटिकुलम के बाद में क्या फर्मेंटेशन हो गया इस चीज का, बोलस का फर्मेंटेशन हो गया। तो फर्मेंटेशन के बाद बोलस किस में बदलता है, कड में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि रूमिनेशन के दौरान जो एनिमल जुगाली करता है वो रेटिकुलम से कड आता है ना, बोलस नहीं आएगा। बोलस तो ये निगल रहा है, और ये कड को वापस माउथ में ला रहा है। जुगाली की प्रक्रिया में भोजन का रेटिकुलम से माउथ में आना। जुगाली का मतलब क्या होता है, भोजन रेटिकुलम से किस में आ रहा है, माउथ में। अब आपको बोलेंगे कि जुगाली है, इसका शुरुआती बिंदु कौन सा है, तो रेटिकुलम, यहाँ से भोजन आ रहा है, और अंतिम बिंदु माउथ हो गया। रेटिकुलम से चल के मुंह में आ रहा है, फिर एनिमल चबा रहा है, और क्या आ रहा है, कड आ रहा है या बोलस, तो कड आ रहा है। कड क्या होता है, फर्मेंटेड। बोलस जब फर्मेंटेड हो जाता है वो तो कड में बदलता है, तो कड आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कड वापिस चबाया, फिर ये रोमन और रेटिकुलम में नहीं जाता, सीधा ओमेजम में, फिर एबोमेजम में। एबोमेजम में एंजाइम से पाचन होता है। एंजाइम से पाचन हो रहा तो इसको मैं क्या कह दूं, ट्रियोस्टोमक कह दूं, ट्रियोस्टोमक। आपके ये भी क्वेश्चन बनता है कि रूमिनेंट का ट्रियोस्टोमक कौन सा होता है, तो एबोमेजम। और इसके पीछे क्या कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम से पाचन होता है, इसलिए इसको हम ट्रियोस्टोमक कह रहे हैं। जहाँ पे एंजाइम से पाचन होता है उसको वास्तविक पेट कहते हैं। तो रूमिनेंट का वास्तविक पेट कौन सा हो जाएगा, एबोमेजम, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम है, क्यों एंजाइम से पाचन हो रहा है, इसलिए इसको वास्तविक पेट किसको कहेंगे, एबोमेजम को। जो चौथा वाला भाग होता है पेट का, वो वास्तविक पेट होता है, क्योंकि वहां पे एंजाइम होते हैं, और एंजाइम से जो ओमेजम का कंटेंट आता है उसका पाचन होता है, इसलिए ये ट्रू स्टोमक है। एबोमेजम क्या है, वास्तविक पेट। फिर ये छोटी आंत आ गई। छोटी आंत से पहले फर्मेंटेशन हो रहा है, तो ये फोरगट फर्मेंटर है। फोरगट फर्मेंटर कौन कौन से पशु होंगे, रूमिनेंट्स और सूडो रूमिनेंट्स, जिसमें आंत, छोटी आंत से पहले फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो गई, इसलिए फोर गट फर्मेंटर। नाम समझ में आ रहा, गट यानी तो आंत होती है, फोर मतलब पहले, यानी आंतों से पहले फर्मेंटेशन किसमें होगा, रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट में। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सब में रोमन और रेटिकुलम में फर्मेंटेशन हो जाता है, जो कि आंतों से पहले। और मैंने मोनोगेस्ट्रिक एनिमल पढ़ा, उसमें केवल ये कंपार्टमेंट ही होता है एंजाइम वाला, ये तो होता ही नहीं फर्मेंटेशन वाला। घोड़े में, खरगोश में, इनमें रोमन होता ही नहीं है, इसलिए इनमें फर्मेंटेशन पहले तो एंजाइम से पाचन हो गया चारे का, जो भी इसने चारा खाया या दाना खाया, उसके बाद में छोटी आंत होती है, छोटी आंत में अवशोषित होंगे, और उसके बाद में जो सेल्यूलोज बच जाता चारे का, यह है अपनी बड़ी आंत। बड़ी आंत, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये बड़ी आंत हो गई। यहाँ से मोनोगेस्ट्रिक एनिमल में बड़ी आंत में फर्मेंटेशन हो रहा हो, तो यहाँ पे यदि फर्मेंटेशन होता है बड़ी आंत में, किण्वन होगा, किण्वन होता है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, हैंड गट फर्मेंटर। हैंड गट फर्मेंटर, ये लो भाई, हैंड गट फर्मेंटर हो गया, क्योंकि छोटी आंत के बाद में, हैंड का मतलब अंतिम, और गट मतलब
आंत और फर्मेंटेशन यानी पे फर्मेंटेशन हो रहा है सूक्ष्म जीवों से, तो आंत के पिछले हिस्से में हो रहा है, यानी छोटी आंत के बाद में हो रहा है, तो इसको हैंड गट फर्मेंटर कह दिया। और यहाँ पे आ गया आपका रेक्टम। अब ये यहाँ पे फर्मेंटेड होने के बाद अवशोषित ज्यादा छोटी आंत में होते हैं, लेकिन ये कहाँ आ रहे हैं, रेक्टम से बाहर निकल रहे हैं, तो इनका अवशोषण नहीं हो पाता। फर्मेंटेशन हो रहा है यहाँ पे आंतों में, लेकिन इनका इतना अवशोषित नहीं हो पाते, क्योंकि छोटी आंत के बाद में हो रहा। अवशोषण ज्यादातर छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फर्मेंटेशन जो रूमिनेंट है ना, इसमें जो ये जो भी खाते हैं उसको छोटी आंत में आराम से अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए ये चारे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं और इनसे पूरी एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन घोड़े में ऐसा नहीं है, घोड़े को दाना ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्मेंटेशन हो ही नहीं रहा, और फर्मेंटेशन यहाँ हुआ चारे का, तो वो रेक्टम से बाहर निकल गया, तो इतना टाइम ही नहीं मिला इसको अवशोषित करने का घोड़े को, इसलिए घोड़े को दाने की ज्यादा जरूरत रहती है। कोई आपको पूछे वेटनरी फील्ड के हो कि घोड़ा केवल चारे पे जीवित रह सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन आपके अंतिम हिस्से में होगा, और फर्मेंटेशन के बाद जो पोषक तत्व बनेंगे वो छोटी आंत में नहीं आने के बजाय रेक्टम से बाहर निकल रहे शरीर से, तो उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसलिए घोड़ा ज्यादा दाना देना पड़ता है, इसलिए वो महंगा जानवर है। ठीक है, उसके मेंटेनेंस के लिए हमें कंसंट्रेट और जो मक्के का दाना है वो ज्यादा देना पड़ेगा। अब हम इसका भोजन का प्रवाह देख लेते हैं, रूमिनेंट का भोजन का प्रवाह आपको समझ में आ गया होगा। ये तो ये डायग्राम देख के समझ बताओ कैसे आया। मुंह के अंदर आया भोजन, बिना चबाए कहाँ आया, रुमन में, रुमन के बाद में रेटिकुलम। यहाँ पे मैं लिख दूं फर्मेंटेशन, यानी किण्वन चालू हो गया, लो किण्वन चालू हो गया, रेटिकुलम से वापस कहाँ आया, माउथ में। इस घटना को क्या कहते हैं, जुगाली। जुगाली इंग्लिश में इसको रूमिनेशन कहते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम समझ लो। ये भोजन का प्रवाह आपको एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले कि पहले भोजन रुमन में फिर रेटिकुलम, जमाने का बोल दे तो भी जमा लोगे। ठीक है, जुगाली है। अब ये जुगाली का शुरुआती बिंदु रेटिकुलम है, क्योंकि जुगाली के लिए भोजन रेटिकुलम से माउथ में आता है, इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। तो शुरुआती बिंदु तो रेटिकुलम हो गया और अंतिम बिंदु उसका माउथ हो गया, मुंह में आ रहा, फिर ये वापिस चबाएगा, ये वापिस रीस्वेलोविंग करेगा, निकलेगा, और ये ओमेजम में आ गया। ओमेजम तीसरा भाग होता है जो ऊंट में नहीं होता है, मैंने तीसरा लिखा, ये ऊंट में नहीं होगा। इसके बाद में ओमेजम के बाद में कहाँ जाएगा, ये एबोमेजम में। लो भाई एबोमेजम में आ गया, ध्यान से समझो, डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से। ठीक है, फोरगट फर्मेंटर कौन है, इसलिए मैंने ये छोटी हाथ बनाई। तो इनमें रोमन रेटिकुलम और फोरगट फर्मेंटर है। हैंड गट फर्मेंटर कौन से है, घोड़ा, हाथी और खरगोश हो गया। यहाँ पे मैं हैंड गट का भी लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको एग्जाम में आपके नेगेटिव नहीं हो। घोड़ा, खरगोश और हाथी, ये क्या है, हैंड गट फर्मेंटर है। एबोमेजम यहाँ पर क्या है, एंजाइम, एंजाइम से पाचन हो रहा है, एंजाइम से पाचन, इसलिए इनको क्या कहेंगे, ट्रू स्टोमक, यानी वास्तविक पेट। वास्तविक पेट, ये सीधा क्वेश्चन आता है, वास्तविक पेट कौन सा होता है, कारण पूछ ले तो कि एंजाइम से पाचन हो रहा है, इसलिए ये वास्तविक पेट है। वास्तविक पेट के बाद में कहाँ जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और छोटी आंत में क्या हो जाएगा, अवशोषण। अवशोषण किसका होता है, पोषक तत्वों का। जो भी पोषक तत्व है उनका अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए हैंडगट फर्मेंटर जो जानवर है उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट है वो अवशोषित नहीं हो पाते, क्योंकि बड़ी आंत में फर्मेंटेशन होने के बाद भी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बने, जो प्रोटीन बनी माइक्रोबियल, वो सीधा रेक्टम से शरीर से बाहर निकल रही है। इसलिए जो ये हैंडगट फर्मेंटर होता है, इसको बांटने की और कंसंट्रेट और दाने की ज्यादा जरूरत रहती है, जैसे घोड़ा, क्योंकि यहाँ पे फर्मेंटेशन हुआ और बॉडी से बाहर निकल गया। अब गाय को इसका फायदा इसलिए मिल रहा है रोमिनेंट को, क्योंकि यहाँ पे फर्मेंटेशन हुआ, यहाँ पे पाचन हुआ, उसके बाद पूरी छोटी आंत पड़ी है न्यूट्रिएंट को